उस लेवल पे आप रिवाइज करते हो, उस लेवल पे आपको कंटेंट याद होना चाहिए कि आपको सोचने का टाइम की जरूरत ही नहीं है। जैसी क्वेश्चन दिखा आपने उस पर अटैक किया और जल्दी से रिप्रोड्यूस किया और अगले आंसर पे। 90% बोल रहा हूं मैं आपको, अमंग दीज 1 लाख पीपल आपको 90% वो लोग दिखेंगे जो बोलेंगे सिलेबस हो रखा है, नोट्स बने हुए हैं, अभी याद नहीं है मुझे। काफी लोगों को लगता है कि वो तैयारी कर रहे हैं, कि वो जर्नी में है, प्रिपरेशन में है, मेहनत कर रहे हैं, रोज 8 घंटे पढ़ रहे हैं, क्लासेस जाते हैं, नोट्स बना रहे हैं, बट आउटकम क्या है, याद क्या है आपको? दिस इज व्हाट मैटर। इफ योर स्ट्रैटेजी इज पुअर, ठीक है ना, इफ यू आर चूजिंग द पुअर मटेरियल, कर लो आप 5 साल हार्डवर्क, नहीं होना, खाली हार्डवर्क से नहीं होना। द पर्सन हु इज हैविंग मैक्सिमम नॉलेज, दैट पर्सन विल क्रैक द एग्जामिनेशन, दैट पर्सन इज कंट्रोलिंग the controlled variables in a best possible way. Hello everyone, welcome you all. A very good afternoon everyone. Welcome to Sarthi IAS. So now let's begin the today's orientation session in your live GS foundation program for UPSC CSC 2027. Before we begin इस orientation session का थोड़ा purpose मैं आपको explain करता हूं। देखिए, आप सभी ने सारथी IAS पे ट्रस्ट दिखाया एंड द ब्यूटी ऑफ सारथी IAS इज यू विल फाइंड कि डिफरेंट एक्सपीरियंस के मेंटर्स जो कि इस एग्जामिनेशन के डिफरेंट स्टेज तक पहुंचे हैं, दे विल मेंटर यू, राइट। आपने भी सुना होगा कि यूपीएससी में कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है एग्जाम क्रैक करने के लिए, है ना। देयर इज नो वन फिक्स फॉर्मूला टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, रादर देयर आर सम कॉमन प्रिंसिपल्स कॉमन है कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको नोट्स बनाने होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कंटिन्यूअसली सिलेबस पूरा करना है, आंसर राइटिंग करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ कॉमन प्रिंसिपल हो सकते हैं, है ना। बट थोड़ी थोड़ी स्ट्रैटेजी आपकी डिफर कर सकती है, राइट। एवरी टॉपर हैज सम यूनिक थिंग टू शेयर विद यू, राइट। तो इन टुडेज ओरिएंटेशन सेशन आई विल बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। अगर मैं अपने यंगर वर्जन को गाइड करूं, जब वो यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा होता, अगर तो मैं क्या सजेशन उसे देता, तो सजेशन आई विल गिव यू इन टुडेज सेशन, है ना। दोज हु आर इंटरेक्टिंग विद मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, I'll introduce myself as well. Myself Varun Jain. I've done my graduation from IIT Roorkee. After that, I had given 6 attempt to UPSC CSC examination. I had cleared the prelims 4 times, written mains 4 times thus, and cleared the mains examination twice as well. Thus, appeared for the interview once in 2017-18 examination. 17 में mains हुआ जो मैंने clear किया, जिसका interview 18 में हुआ था. And the second time 2019-20 I had cleared the mains examination and appeared in the interview in 2020, right? तो आफ्टर जो भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, चाहे 4 प्रीलिम्स क्रैक करने का एक्सपीरियंस हो या फिर 2 मेंस क्रैक करने का एक्सपीरियंस हो, दैट आई विल शेयर विद यू इन टुडेज सेशन। दैट इज द आइडिया दैट विल ओरिएंट यू फॉर योर ओन जर्नी, राइट। चलो तो स्टार्ट करें, रेडी हैं सब लोग? देखिए, एवरी मेंटर है सर्टेन डिफरेंट थिंग टू ऑफर यू, है ना। आप सभी के अभी तक 3 ओरिएंटेशन सेशन हुए हैं, वन विद शिविन सर, other with Mudit sir, third with Sajal sir, right? We had discussed strategy, we had discussed current affair, है ना, किस तरीके से मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट है, दैट वी हैड डिस्कस। आज के सेशन में कुछ यूनिक चीज आपकी प्रिपरेशन में मैं ऐड करने वाला हूं, है ना। तो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। आई वांट टू मेंटेन टू वे कम्युनिकेशन, पर टू वे कम्युनिकेशन तभी मेंटेन रहेगा जब हम मुझे पेशेंटली सुनेंगे और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उस पर एक बार फोकस करेंगे। एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, अगर मैं अपने यंगर सेल्फ या फिर मे बी कोई यंगर ब्रदर हो, द वन हु स्टार्टिंग देयर यूपीएससी जर्नी राइट नाउ, अगर उसे कुछ सजेशन देना होता तो मैं क्या सजेशन देता, है ना। देखिए, सबसे पहले ना एक डिफरेंशिएशन मैं आपको बताता हूं। व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन यूपीएससी सीएससी जर्नी समवेयर अराउंड 2013-14 व्हिच कंटिन्यू टिल 2019 एंड 2020, आई रियलाइज दिस थिंग कि आपके टाइम में, नाउ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी इन 2025, एक फंडामेंटल डिफरेंस जो इन 10 सालों में आया ना, पहले उसकी बात करते हैं। एक फंडामेंटल डिफरेंस जो 10 ईयर में मैं नोटिस करता हूं वो क्या है? 10 years बैक व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन जर्नी, तब ना इतना इंफॉर्मेशन और इतना स्ट्रैटेजी नहीं होता था। देयर वाज नो, इतना कोई यूट्यूब पे कंटेंट नहीं डालता था, टॉपर्स अपनी स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे शेयर करने नहीं आते थे, है ना। जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर होते थे, दे वर क्लोज शेल, है ना। वहां पे आप टीचर को एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। आप एक ऑफलाइन क्लास के अंदर, आपको लगता है समवेयर, जो लोग थोड़े मैच्योर है वो समझेंगे इस बात को, एक ऑफलाइन सेटअप में टीचर की एक्सेसिबिलिटी इज मोर डिफिकल्ट, है ना। आप अभी अगर 500 लोग यहाँ पे क्लास के अंदर बैठे होते तो किसी भी एक स्टूडेंट की करेज नहीं होती इतनी कि वो खड़े होकर वहां पे टीचर से क्वेश्चन पूछ ले। बट इन ऑनलाइन सेटअप यू हैव मोर एक्सेसिबिलिटी, है ना। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट मैं देख रहा हूं, मैं उसे रीड कर रहा हूं रियल टाइम में, राइट। तो हमारे टाइम में क्या होता था 10 years बैक कि इतनी स्ट्रैटेजीज कॉमन नहीं थी, है ना। हम
समवेयर 3-4 साल खुद लगा के इंसान को समझ में आता था कि एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है। दैट वाज अ स्ट्रगल बैक देन, है ना। अब आप लोगों की ये स्ट्रगल नहीं है, बट आपकी कुछ और स्ट्रगल है फिर, है ना। यू हैव लॉट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। आप यूट्यूब पे जाइए, किसी भी टॉपर की स्ट्रैटेजी सर्च करो, सब मिल जाएगा, है ना। आपने बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी सुनी भी होंगी। सारथी आईएएस में भी 2 टॉपर्स हैं, लाइक शिविन सर, लाइक मुदित सर, उनकी भी स्ट्रैटेजीज आपने सुनी होंगी, राइट। अब आपकी लेकिन स्ट्रगल क्या है? यू हैव एक्सेस टू टू मच इंफॉर्मेशन, है ना। इसको मैं बोलता हूं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। आपने बहुत सारे टॉपर की स्ट्रैटेजी सुनी होगी, है ना। चलो बताओ मुझे, सुनिए आपने यूट्यूब पे। आप अगर यूपीएससी का एस्पिरेशन लेके आए हैं, इफ यू स्टार्टेड योर जर्नी नाउ, आपने एक फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया है, तो आई एम श्योर कि आपने कुछ टॉपर्स की स्ट्रैटेजी जरूर सुनी होंगी। हर टॉपर कुछ ना कुछ बातें अलग अलग बताता है, ठीक है ना। कोई बोलता है कि डे 1 से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, कोई कहता है डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं करनी चाहिए, कोई कहता है ऑप्शनल अपनी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का चूज करो, कोई कहता है ऑप्शनल जहां मार्क्स आ रहे हैं वहां चूज करो, इजंट इट। कोई कहता है करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई कहता है करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इजंट इट। सो देयर आर टू मच इंफॉर्मेशन, है ना, विच समटाइम्स स्पेशली इन द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, है ना। आप सब लोग अपनी जर्नी बिगिन करने जा रहे हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी यू गेट कंफ्यूज्ड कि यार ये करना है या नहीं करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, कोई एक बंदा बता दे, राइट। तो दिस प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी एक्चुअली कंफ्यूजेस यू, ये आप लोगों की स्ट्रगल है। तो उस प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी को सॉल्व करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक जगह पे रिलाई करें, उन्हीं की स्ट्रैटेजी फॉलो करें। और हम भी, दिस इज आवर रोल, हमारा रोल क्या है कि हम भी आपको डाइवर्स रास्ते दिखाएं, जिसमें कि जो आपके लिए सुटेबल हो उस रास्ते को आप चूज कर पाए फॉर योर ओन प्रिपरेशन, राइट। तो अब लेट्स कम टू द, इफ यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू कनेक्ट इट व्हाट आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट फर्दर इन दिस सेशन, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द मेन एजेंडा। आपने इतने सारे टॉपर की स्ट्रैटेजी सुनी, है ना। हम जब टॉपर को देखते हैं तो समवेयर हम भी एस्पायर करते हैं। वो जो एस्पिरेशन बोलते हैं ना कि यू आर एस्पिरेंट, व्हाई यू आर एस्पिरेंट, बिकॉज यू हैव एस्पिरेशन। और लाइफ में एस्पिरेशन कैसे बनती है? किसी दूसरे को देख के। जब आप टॉपर को देखते हैं और जब टॉपर बनने के बाद जिस टाइप का काम आपको करने को मिलता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो उनको देख के एक एस्पिरेशन आपके अंदर आई। बट एस्पिरेशन के साथ साथ व्हाट वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड इज विच इज आवर टुडेज एजेंडा, व्हाट डिफरेंशिएट अ सिलेक्टेड पर्सन इन दिस एग्जामिनेशन। एक सिलेक्टेड पर्सन को क्या डिफरेंशिएट करता है? सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, प्लीज टेल मी, आपने जितने भी टॉपर स्ट्रैटेजी सुने, प्लीज टेल मी व्हाट डिफरेंशिएट अ सिलेक्टेड पर्सन इन दिस जर्नी। लेट्स बिल्ड अप द डिस्कशन। देखो, you also need to understand this thing about सारथी आईएएस, कि हम जो भी चीजें आपको सिखाएंगे ना, इट कांट बी लाइक कि बस मैं आके आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला है, ये अप्लाई कर लो। फॉर्मूला बिल्ड कैसे हुआ, किसी भी फॉर्मूले के पीछे लॉजिक क्या है, वो समझाना जरूरी है, तभी आप बातों को अब्सॉर्ब कर पाएंगे, है ना। चलो, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, आपको बेसिक इस एग्जामिनेशन में अगर आप आए हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, है ना। अगर हम किसी एग्जामिनेशन में आए हैं या किसी भी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन इंडिया इज लाइक अ वॉर, है ना। आप किसी भी वॉर में अगर एंटर कर रहे हैं तो आपको अपने कॉम्पिटिटर या एक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप जीत पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझते हैं। तो प्लीज टेल मी, आपने थोड़ा थोड़ा बेसिक शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा क्योंकि आप बिगिनिंग लेवल पे हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? आपने डेटा देखा है, कितने लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? पहले कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझते हैं, आराम से 1 घंटा मेरी बात सुनो, है ना। आप लोगों की जो जनरेशन है, आई अंडरस्टैंड, दे आर वेरी इंपेशेंट, हमें रील्स की आदत है, तो आराम से जो मैं बातें बता रहा हूं सुनो, डिस्कशन बिल्ड करेंगे, यू विल लर्न समथिंग अबाउट द यूपीएससी एग्जामिनेशन टुडे, ठीक है। 13 लाख पीपल, यू सेड कि 13 लाख पीपल आर एक्चुअली अप्लाइंग इन दिस एग्जामिनेशन। पहले थोड़ा डेटा करेक्ट करते हैं, 13 लाख पीपल के अराउंड अप्लाई करते हैं फॉर्म, है ना। उसके बाद अपीयर कितने लोग होते हैं इन फाइनल एग्जामिनेशन, इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फाइनली कितने लोग अपीयर होते हैं? आर यू अवेयर अबाउट दिस आइडिया? यस, 13 to 15 lakh people are applying for this examination. You have this data correct. Somewhere 5 to 6 lakh people, they are actually appearing in the prelims, right? अब मुझे बताओ, इन 5-6 लाख लोगों में से कितने लोग आपको लगता है सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, है ना। व्हेन आई से सीरियस प्रिपरेशन, व्हाट आई मीन इज कि यस, दे हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, है ना, दे हैव रिवाइज्ड द सिलेबस ट्वाइस और थ्राइस एटलीस्ट, they had completed all the past year question, right? These are the basic things.
राइट? कुछ आप किसी वॉर में जा रहे हैं, किसी एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, उसकी कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट है ना? वो बेसिक इंग्रेडिएंट आपको क्या लगता है कितने लोग पूरा करते होंगे? लेस देन 1 लाख सेफली वी कैन से दिस थिंग, राइट? इसको जज करने का क्या तरीका है? अपने आसपास के एस्पिरेंट देखो, जितने लोग प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं, है ना? और उसमें से देखो कि ऐसे सैंपल सेट बना लो कि जो मेरे 10 दोस्त हैं, इन 10 दोस्तों में से कितने लोगों ने बेसिक चीजें सारी पूरी की हैं। आपको पता लग जाएगा इस 10 में से मैक्सिमम निकल के आएंगे 2 या 3। तो मतलब 20 to 30% ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली अप्लाइंग अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन एट मैक्स, है ना, दे आर द वंस जो एग्जाम की एक सीरियस प्रिपरेशन करके जा रहे हैं। तो वी कैन सेफली से कि रफली 1 लाख पीपल के अमंग ये कंपटीशन है, और इन 1 लाख पीपल में आपका गोल क्या है? टॉप 1000 में आना, राइट? पहले तो कंपटीशन डिफाइन करते हैं, कंपटीशन डिफाइन करते हैं, नॉट अ सिंगल वन, ठीक है? तो 1 लाख पीपल में से आपको टॉप 1000 में आना है। अब बात करते हैं इन 1 लाख की, है ना? अब इन 1 लाख में एक बात बताओ मुझे, इन दीज 1 लाख पीपल जो 1000 में आ रहे हैं, व्हाट इज यूनिक अबाउट दैम? जब भी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हो ना, तो कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं माइंड में। मैं पहले आपसे पूछता हूं, सबसे पहले प्लीज टेल मी, जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं, हमारे माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी आवर्स वी नीड टू स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन, है ना? कितने घंटे हमें पढ़ना पड़ेगा? अब मुझे एक बात बताना ऑनेस्टली, ये जो 1000 पीपल है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि हाउ मेनी आवर्स टोटल वन स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन दैट डिफरेंशिएट अ टॉपर, क्या आप बोलोगे? यस और नो? प्लीज टेल मी दिस थिंग, number of hours that one student is studying, of course certain minimum number of hours has to be there, is that a differentiator? I'm talking about these 1 lakh people, all of these 1 lakh people, I believe somewhere they are studying 8 to 10 hours a day on an average. These are the serious people, है ना? किसी दिन कम होगा, किसी दिन ज्यादा होगा, बट दैट इज नॉट अ डिफरेंशिएटर। तो ये बात तो आप दिमाग से निकाल दो कि नंबर ऑफ आवर्स डिफरेंशिएट करेंगे, है ना? हम अपना ना बार ही लो सेट करते हैं सबसे पहले जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज इन टुडे सेशन आई विल इंश्योर कि आपका बार हाई हो। हम बस ये सोचते हैं 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा ना। आप अगर 7-8 घंटे पढ़ रहे हो तो आप इन 1 लाख में आ रहे हो, 1000 में नहीं आ रहे हो अभी, ठीक है? तो नंबर ऑफ आवर्स तो नहीं है। सेकेंड चीज, कंप्लीटिंग द सिलेबस, ये भी बता दो। एक चीज और याद रखना, अगर नंबर ऑफ आवर्स इतने इंपॉर्टेंट होते तो द पीपल हु आर इन देयर 5th and 6th अटेम्प्ट collectively they had studied, क्योंकि वो 5-6 साल से पढ़ रहे हैं, collectively they had studied more than the person who is giving first attempt। फिर तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले का कभी सिलेक्शन ही नहीं होता, ऐसा तो नहीं है, राइट? इनफैक्ट 5th और 6th अटेम्प्ट में सिलेक्शन रेशियो लो है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ आवर्स तो डिफरेंशिएटर नहीं है। इट डज मैटर, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड इट। नंबर ऑफ आवर मैटर करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सिलेबस, टू मेक द नोट्स, टू रिवाइज योर नोट्स, है ना? बट वो डिफरेंशिएटर नहीं है। सेकेंड चीज बताओ, कंप्लीटिंग द सिलेबस, क्या ये एक डिफरेंशिएटर होता होगा? मैं आपको बताता हूं, जब आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, आप बताना कितने लोगों को ये फीलिंग है अभी कि हमारा प्राइमरी गोल क्या होता है कि बस किसी तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक नोट्स हमारे पास आ जाए और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तो हम आईएएस बन जाएंगे। वी ऑल हैड दिस फीलिंग इन द बिगिनिंग, राइट? होता ही नहीं होता है। आप सब लोग अपना फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जब फाउंडेशन बैच हम स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे फीलिंग पीक पे होता है ना, कि यार बस सिलेबस हो जाए एक बार पूरा, सारा जीएस हम कंप्लीट कर ले, सारा ऑप्शनल हम कंप्लीट कर ले, राइट? ठीक है? तो दिस इज अगेन नॉट अ डिफरेंशिएटर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पीपल who are in this 1 lakh category, they had already completed the syllabus। आप अभी फनल में एंटर कर रहे हैं। there are lot of people जिनका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट है, ठीक है ना? उनका तो सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, तो आप सिलेबस कंप्लीट करके तो उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते, रादर डिफरेंशिएटर नहीं है वो। ऑफ कोर्स अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंप्लीटिंग द सिलेबस इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन, बट इट इज नॉट अ डिफरेंशिएटर, ठीक है? तो ये बातें अपने दिमाग से निकाल देना। थर्ड वेरिएबल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे, वो क्या है कि सर चलो ये तो समझ में आ गया कि क्या डिफरेंशिएट नहीं करता है।
अब बात करते हैं व्हाट डिफरेंशिएट। तीन चीजें मैं अगले पिछले लास्ट 12-13 ईयर का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जितने भी मैंने अपनी जर्नी में देखा है ना। देखिए, आई हैव फेल्ड इन ऑल द स्टेजेस ऑफ दिस एग्जाम एंड समवेयर सक्सीडेड इन ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ दिस एग्जाम एट अ डिफरेंट डिफरेंट टाइम। कभी इंटरव्यू में अच्छे नंबर आए, कभी मेंस में अच्छे नंबर नहीं आए, है ना। कभी मेंस में अच्छे नंबर आए, कभी इंटरव्यू में अच्छे नहीं आए, कभी प्रीलिम्स में अच्छे नंबर आए, कभी प्रीलिम्स में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए। ठीक है, तो आई हैव फेल्ड एंड सक्सीड इन ऑल द स्टेजेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन एट अ डिफरेंट डिफरेंट टाइम। तो आई हैव सीन बोथ साइड ऑफ इट। ठीक है, एंड वंस आई स्टार्टेड सारथी आईएएस, व्हेन सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, जब मैं टॉपर से इंटरेक्ट करता हूं तो वो भी मैंने ऑब्जर्व किया है। मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, देयर आर 3 थिंग्स। फर्स्ट, कंसोलिडेशन, समझाऊंगा मैं भी आपको। सेकंड, राइट स्ट्रैटेजी, एंड थर्ड, लक। ये तीनों चीजें मैंने यहां पे लिखी है, कंसोलिडेशन, राइट स्ट्रैटेजी एंड 1 शेयर ऑफ लक। ये तीन एस्पेक्ट, दीज 3 थिंग्स, I have seen that these 3 things differentiate a topper, है ना। ये जो 1 लाख लोग हैं, 1 लाख पीपल हैं, इनमें से जो 1000 पीपल हु आर गेटिंग इनटू द फाइनल लिस्ट ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन, जो आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, है ना। ये तीन चीजें मैंने देखी है डिफरेंशिएटर रहती हैं। किसने अपने कंटेंट को कंसोलिडेट किया है, आई विल डिस्कस इन डिटेल, अभी करेंगे, है ना। और कौन थोड़ी राइट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है एग्जामिनेशन के लिए, एंड 1 शेयर ऑफ लक, है ना। काफी बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर लक कितना मैटर करता है एग्जामिनेशन क्रैक करने में। तो दीज 3 थिंग्स आई विल डिस्कस विद यू इन डिटेल इन टुडेस सेशन। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं कंसोलिडेशन की। समझ में आया क्या है तीन चीजें? नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस इन डिटेल। प्लीज टेल मी व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट आई हैड टोल्ड यू दैट डिफरेंशिएट अ टॉपर in the UPSC CSC journey among the 1 lakh people who are in actual competition in this examination। इन 1 लाख लोगों में से जो टॉपर निकल रहे हैं 1000, उनमें क्या यूनिकनेस है? कंसोलिडेशन, राइट स्ट्रैटेजी एंड लक। राइट साहिल, चलो अब देखते हैं, कंसोलिडेशन की बात करते हैं। देखो, बहुत बाद में जाके ये बात समझ में आती है, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको पहले ही समझाऊं, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल है कंसोलिडेशन। एक बात समझ के देखना, अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जामिनेशन फर्स्ट। पहले कंसोलिडेशन की नीड समझते हैं कि व्हाई इट इज सच अ बिग डिफरेंशिएटर इन योर सिलेक्शन। प्लीज टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी पेजेस डू यू थिंक एन एस्पिरेंट शुड स्टडी while preparing for this exam? है ना, you might have seen certain fundamental sources which are required to be read in this examination process। आपने जैसे देखा होगा कि पॉलिटी के लिए लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, ठीक है ना। कितने मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस आपको लगता है, इंक्लूडिंग योर जीएस प्रीलिम्स, जीएस मेंस, इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल, हाउ मेनी पेजेस कंटेंट डू यू थिंक यू एक्चुअली नीड टू स्टडी फॉर द रीड? एक्चुअली रीड करना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ पेजेस आपको लगता है? राइट नंबर, 15 to 20,000 पेजेस ऑन एन एवरेज अ यूपीएससी एस्पिरेंट स्टडीज, है ना। बट अगर समय देखो ऐसा भी होगा इस जर्नी में, आप कोई मटेरियल पिकअप करोगे, वो मटेरियल आप पहली बार पढ़ोगे, आपको लगेगा यार ये मेरी पर्सनालिटी को या मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये, देन यू माइट स्विच द मटेरियल। दिस विल हैपन विद एवरीवन, कॉमन जर्नी है, टॉपर्स की भी ऐसी जर्नी रही है। तो समवेयर 15 से 20,000 पेजेस तो मिनिमम हर कोई टॉपर पढ़ता है ना। आइडियल सिनेरियो में अगर आप पहली बार में राइट मटेरियल हिट कर रहे हो, तब भी मिनिमम 10,000 पेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे मिनिमम। अगर आप पहली बार में राइट मटेरियल हिट कर रहे हो, यू आर वेरी स्मार्ट। लेट्स से कि कुछ आपने ऑप्शनल भी अपने फाउंडेशन वाला उठा लिया, आपने ग्रेजुएशन वाला उठा लिया, तो पेजेस आपको कम पढ़ने पड़ेंगे, राइट। तो तब भी मिनिमम 10,000 पेजेस यू हैव टू स्टडी। एंड इन द फाइनल मेंस एग्जामिनेशन, इन दिस एग्जामिनेशन अगर आप बात करोगे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज क्या है एग्जामिनेशन की? मेंस है। ऑफ कोर्स प्रीलिम्स इज आल्सो डिफिकल्ट टू क्रैक, दैट आई वेरी वेल अंडरस्टैंड कि अगर प्रीलिम्स क्रैक नहीं हुआ तो मेंस लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा। बट इन द फाइनल प्रोसेस, एट द एंड ऑफ द फनल, प्रीलिम्स के मार्क्स तो नहीं जुड़ते हैं। मार्क्स किसके जुड़ते हैं? मेंस एग्जामिनेशन के जुड़ते हैं, राइट। यू आर अवेयर अबाउट दिस थिंग ना, बेसिक तो पता है आपको। तो द न्यूक्लियस ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज मेंस, एंड इन द मेंस एग्जामिनेशन
अगर आप कैलकुलेट करोगे रफली 200 पेजेस कंटेंट यू राइट। मैं आपको अपने मेंस एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जिस मेंस को स्पेशली मैंने क्रैक किया है, समवेयर 200 पेजेस का कंटेंट आप लिखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपने मेंस का शेड्यूल और देखा है, और डेप्थ में चलते हैं, है ना, क्रैक करना है एग्जामिनेशन, समझते हैं, डे 1 पे समझते हैं कि कितना डिफिकल्ट एग्जाम है और क्या लगेगा इसे क्रैक करने के लिए। ठीक है, देखो मेंस एग्जामिनेशन का शेड्यूल कभी आपने देखा है, सुना है कभी कि शेड्यूल क्या होता है, डे वाइज किस तरीके से फॉलो होता है? डे 1 पे शायद शिविन सर ने आपके साथ शेयर किया होगा, डे 1 पे आपका एसए का पेपर होता है, 3 घंटे आप एसए लिखते हो, 2 टॉपिक पे यूपीएससी आपको एसए लिखवाता है ना। डे 2 पे आपके 2 पेपर होते हैं, सुबह 9 से 12 आप लिखते हो जीएस 1 का पेपर, फिर 2 से 5 2 to 5 PM यू राइट जीएस 2। अब प्लीज, ये बोलने में तो बहुत आसान लग रहा है, इट इज वेरी, बहुत ही आसानी से मैंने बोल दिया ना आपके साथ कि एक दिन में आप 2 पेपर लिख रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, कि आप इस एक दिन के अंदर 6 आवर्स की आंसर राइटिंग कर रहे हैं विद इन द प्रेशर ऑफ यूपीएससी सीएससी मेंस। प्रेशर भी आपके ऊपर, फिजिकली भी एग्जॉस्टिंग है, मेंटली भी एग्जॉस्टिंग है। ठीक है, और फिर डे 3 पे आप आते हैं, डे 3 पे यू राइट जीएस 3 इन द मॉर्निंग एंड जीएस 4 इन द आफ्टरनून। द सिंपल पॉइंट विच आई वांट टू मेक अराउंड दिस शेड्यूल इज कि जो कंटेंट आप 200 पेजेस का कंटेंट जो आप मेंस में लिखने वाले हो, ठीक है, वहां पे ना आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता, आपका ना पेन नहीं उठता है मेंस एग्जामिनेशन में, यू कंटिन्यूअसली राइट। सो व्हाट आई मीन इज, इतने हेक्टिक शेड्यूल में अगर आपको 20,000 पेजेस में से 200 पेजेस का कंटेंट रिप्रोड्यूस करके आना है, तो आप खाली मेमोराइजेशन से काम नहीं चला सकते कि आपने एक बार रटा हुआ है बस, है ना। जैसे ये चीज और समझ में आएगी आपको अगले स्लाइड से। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कंसोलिडेशन एंड मेमोराइजेशन। आप यूनिवर्सिटी में एग्जाम देते हैं, आप में से काफी लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, 90% पीपल की मैं बात करूंगा। ग्रेजुएशन में हम कैसे करते हैं, एग्जाम से 1 वीक पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राइट, चाहे मिड टर्म हो या एंड टर्म हो। मैंने भी आईआईटी रुड़की से अपना ग्रेजुएशन करा है, 90% लोग इसी तरीके से ग्रेजुएशन करते हैं, एग्जाम से 1 हफ्ता पहले पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, जो क्लास का टॉपर है उसके नोट्स ले आते हैं, रटते हैं उसे, एग्जाम में किसी तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं और अच्छे नंबर भी ले आते हैं, है ना। मेरा खुद का भी सीजीपीए 8.5 था, मैं भी इसी तरीके से पढ़ता था। 90% आईआईटी में पढ़ाई इसी तरीके से हो रही है ना। वी ऑल फॉलो दिस रूटीन, है ना, थ्रू आउट द ईयर, राइट, है ना। उसको मैं बोलता हूं मेमोराइजेशन। वो आपने बस टेम्परेरीली रटा, एग्जाम में जाके उल्टा, ठीक है, और नंबर लेके अब आप भूल गए। मैं आपसे अगर पूछूं कि पिछले साल, लास्ट ईयर इन योर ग्रेजुएशन आपने जो पढ़ा था, क्या वो आपको अभी याद है? चलो बताओ मुझे, उसमें से कितनी चीजें याद है? 100% तो कभी भी याद नहीं हो सकता जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा है ना। लास्ट ईयर आपने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़े, क्या आपको याद है? चाहे उसमें मार्क्स भी आगे होंगे आपके, और राइट, कुछ याद नहीं रहता हमने, क्योंकि हमने मेमोराइज किया था, हमने उसे रिवाइज नहीं किया था, बहुत ही टेम्परेरी टाइम के लिए हमने उसे अपने माइंड में डाला, है ना। एग्जाम आया, हमने एग्जाम में उल्टा, हमें मार्क्स लिया और हम भूल गए, राइट, ऑलमोस्ट 0%, नॉट इवन सिलेबस, बिल्कुल। अरे बिल्कुल ऑनेस्टली एग्री करो। देखो, इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम योर मेंटर, आप अपने मेंटर से, अपने टीचर से, अपने डॉक्टर से, अपने पेरेंट्स से हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए। चलो एक एज के बाद मुझे लगता है कि पेरेंट्स से ऑनेस्ट नहीं हो पाते, ठीक है, बट विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट विद योर मेंटर, राइट, बिल्कुल। तो अब ये मेमोराइजेशन से ना आपका ग्रेजुएशन में काम चल गया, लेकिन आपको यूपीएससी में कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। कंसोलिडेशन और मेमोराइजेशन में क्या डिफरेंस है? मेमोराइजेशन आपको समझ में आया। कंसोलिडेशन का क्या मीनिंग है कि मैंने 2 साल पहले भी पढ़ा था, अगर कुछ वो इस लेवल पे रिवाइज किया हुआ है, इस लेवल पे मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की हुई है कि मुझे वो आज भी याद है ना। अगर मैं आपको इसे सो के उठा के ही पूछूं ना कि यार फंडामेंटल राइट बताना कौन सा है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी है, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है, तो ऐसे आपको याद होने चाहिए। प्रोबेबली जैसे मैंने अभी आपको सुनाया, तो मैंने फंडामेंटल राइट 5 सालों से रिवाइज नहीं किया है, मेरी यूपीएससी जर्नी 5 साल पहले खत्म हुई थी, ठीक है, बट मेरे को आज भी याद है। हाउ? कंसोलिडेशन।
उस लेवल पे आप रिवाइज करते हो, उस लेवल पे आपको कंटेंट याद होना चाहिए कि आपको सोचने का टाइम की जरूरत ही नहीं है। जैसी क्वेश्चन दिखा आपने उस पर अटैक किया और जल्दी से रिप्रोड्यूस किया और अगले आंसर पे आए। हैव यू अंडरस्टूड दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन? जस्ट लाइक यू लर्न हनुमान चालीसा। बिल्कुल गुड गुड एनालॉजी, है ना? समझ में आया? तो कंसोलिडेशन मीन्स इंटरनलाइजेशन ऑफ कंटेंट। अब ये जो 1 लाख पीपल हैं, ये जो 1 लाख पीपल है जो रियल कंपटीशन में है ना, इसमें आपको 90% बताऊं कौन लोग दिखेंगे? अब सुनो मेरी बात, 90% बोल रहा हूं मैं आपको। अमंग दीज 1 लाख पीपल आपको 90% वो लोग दिखेंगे जो बोलेंगे सिलेबस हो रखा है, नोट्स बने हुए हैं, अभी याद नहीं है मुझे, आई विल रिवाइज देन ओनली आई विल एबल टू टेल यू समथिंग, है ना? अगर आप उनसे कुछ पूछोगे, इन 1 लाख लोगों में से आपको 90% ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है, कि यार हमने ना पढ़ रखा है, समझ में आ रखा है, लेकिन याद नहीं है अभी कुछ, है ना? और 10% लोग ऐसे होंगे जिनका कंटेंट कंसोलिडेटेड है, इंटरनलाइज्ड है ना? देखो, एक 20-30% का फर्क हो सकता है कि आपने कुछ कंसोलिडेट किया या कुछ याद किया, ठीक है, और आपको 80% उसमें से याद रहा या 70% उसमें याद रहा, 20-30% का फर्क हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन लार्जली यू विल सी दिस थिंग इन टॉपर्स कि उनका कंटेंट आखिरी तक एटलीस्ट कंसोलिडेट हो जाता है, मतलब इंटरनलाइज हो जाता है। आई बिलीव कि मैं अगर आपको 100 बार भी बोल दूंगा ना पूरी यूपीएससी जर्नी में, तब भी मैं बोलूंगा कि मैंने अंडर एम्फेसाइज किया, ओवर एम्फेसाइज नहीं किया। कंसोलिडेशन इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर अमंग ऑल द यूपीएससी सीएससी टॉपर। काफी लोगों को लगता है कि वो तैयारी कर रहे हैं, कि वो जर्नी में है, प्रिपरेशन में है, मेहनत कर रहे हैं, रोज 8 घंटे पढ़ रहे हैं, क्लासेस जाते हैं, नोट्स बना रहे हैं, बट आउटकम क्या है? याद क्या है आपको? दिस इज व्हाट मैटर, ठीक है? तो हाउ इट इज डन, अब समझो मेरी बात। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आराम से समझेंगे। ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि आपको इन जर्नी भी समझ में आएगी। आई विल गिव यू ब्रॉड आइडिया राइट नाउ, बट एक तो होता है कि मैंने आपको बताया और एक होता है आपने करके खुद सीखा, राइट? दिस इज इंस्ट्रक्टिव लर्निंग, व्हाट यू विल लर्न बाय योरसेल्फ इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, राइट? हमेशा जो मेरा लाइफ में एक्सपीरियंस है, दीज टू लर्निंग शुड बी कंबाइंड। आज मैं आपको कुछ बता रहा हूं, आई एम गिविंग यू सर्टेन इंस्ट्रक्शंस, बट व्हाइल यू विल लर्न बाय योरसेल्फ, तब आप मेरी इंस्ट्रक्टिव लर्निंग को अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग से लिंक करोगे। जब आप खुद पढ़ोगे, खुद करके देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि सर ये बात कह रहे थे। और उस टाइम पे जो लर्निंग कंसोलिडेट होती है ना, वो पीक लेवल ऑफ लर्निंग मेरे हिसाब से होती है, ठीक है? तो कुछ चीजें जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, वो आपको करते करते भी नजर आएंगी जब आप खुद पढ़ोगे, ठीक है? तो हाउ इट इज डन देखते हैं एक बार। देखिए, पहले तो सिंपल सी बात, बिल्कुल बेसिक से बिल्ड करते हैं। इज इट रियली पॉसिबल टू कंसोलिडेट एवरीथिंग दैट यू स्टडी? मतलब अगर आप 15-20 हजार पेजेस पढ़ रहे हो, तो क्या 15-20 हजार पेजेस का इंफॉर्मेशन परमानेंट बेसिस पे आपकी रैम में जा सकता है? प्लीज टेल मी दिस थिंग, इज इट रियली पॉसिबल कि 15-20 हजार पेजेस का कंटेंट लाइन बाय लाइन आपके माइंड में चला जाए और इंटरनलाइज हो जाए हमेशा के लिए? इज इट रियली पॉसिबल? प्लीज टेल मी। नहीं हो सकता, है ना? हम कोई सुपर ह्यूमन पोटेंशियल तो है नहीं, राइट? एआई तो है नहीं हम, तो नहीं हो सकता। तो इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट वी नीड टू फिल्ट्रेट, एक फिल्ट्रेशन हमें करनी पड़ेगी टू डिटरमाइन कि ये जो 15-20 हजार पेजेस हम पढ़ रहे हैं, इसमें से कौन से टॉपिक हैं, कौन से पॉइंटर्स हैं जो एक्चुअली हमें कंसोलिडेट करने हैं। इजंट इट? दैट इज वेरी मच क्लियर कि फिल्ट्रेशन तो चाहिए, फिल्ट्रेशन के बिना हम ये कंसोलिडेशन कंप्लीट नहीं कर सकते, राइट? समझ में आ रहा है कि फिल्ट्रेशन तो चाहिए, सारा सिलेबस तो नहीं रट सकते। सुनने में बहुत इजी बात लग रही है ना, बट मोस्ट ऑफ द पीपल को 2 साल लग जाते हैं बात समझने में, है ना? जैसे मैं आपसे पूछता हूं, एनसीईआरटी पढ़ी आप लोगों ने अभी तक कभी? आप फाउंडेशन बैच आपने ज्वाइन किया, आई बिलीव 1-2 महीने पहले शायद आपने सोचा होगा कि यूपीएससी की तैयारी करनी है। मोस्टली कुछ ना कुछ चीजें लोग पढ़ के देखते हैं। कितने लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ के देखी है? अभी दिखाता हूं मैं एक चीज आपको। हाउ मेनी ऑफ यू हैड रेड एनी ऑफ द एनसीईआरटी? कोई एक एनसीईआरटी जो डिटेल में पढ़ी हो, किसी ने भी रीड करी हो? कुछ तो लोग होंगे, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, तो क्या कोई पेन लेके बैठे थे या मार्कर पेन कुछ था आपके हाथ में? आपने सोचा होगा ना कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो मैं इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लूंगा, ठीक है? कुछ पेन पेंसिल मार्कर लेके बैठे होंगे।
राइट? और जब आप पेन पेंसिल मार्कर लेके बैठे, क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि जब आपने कोई एक एनसीईआरटी कंप्लीट करी, कोई भी एक एनसीईआरटी, अगर उसके अंदर 100 पेज थे तो 100 में से 70 पेज तो आपने अंडरलाइन कर दिए, आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा था, राइट? इज इट अ कॉमन थिंग? शुरू में होता है ऐसा, सब चीजें इंपॉर्टेंट लगती है, हम सब कुछ अंडरलाइन कर देते हैं, है ना? एनसीईआरटी का रंग ही बदल जाता है, राइट? इसका मीनिंग क्या है कि अभी आपको फिल्ट्रेशन नहीं आता। आप सोचो ना कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अंडरलाइनिंग 70% ऑफ द कंटेंट? फिर तो भाई अगली बार जब पढ़ने आओगे 100 का 100 ही पढ़ लो, 20-30% के लिए क्यों कंजूसी कर रहे हो? ठीक है? तो द सिंपल पॉइंट इज कि फिल्ट्रेशन इज हाईली रिक्वायर्ड, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल स्किल दैट यू नीड टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। दैट इज वाई पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको समझ में आया कि क्यों कोई भी टॉपर अगर है, कोई भी मेंटर अगर है, वो पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस जरूर बोलता है कि भाई पास्ट ईयर क्वेश्चन देखो, पास्ट ईयर क्वेश्चन देखो। दैट इज वाई पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट। वो फिल्ट्रेशन होगा कैसे? ये जो मैं फिल्ट्रेशन आपको बोल रहा हूं 15-20 हजार पेजेस में से करना है, वो आपको इन प्रोसेस समझ में कैसे आएगा? वो आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि यार फंडामेंटल राइट में मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए सब कुछ पढ़ लिया, बट यूपीएससी तो बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं इस वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करता हूं। समझ में आया? ठीक है, तो दैट इज वाई पीवाईक्यू आर योर बाइबल। पीवाईक्यू को सामने रखो, हम भी आपको पीवाईक्यू कराएंगे। कोई भी टॉपिक अगर हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं, देन वी विल मेक श्योर कि उसके पास्ट ईयर क्वेश्चन हम आपको कवर कराएं। ठीक है? तो उस पास्ट ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे यू फिल्टर आउट द कंटेंट, एंड देन ये जो फिल्टर्ड कंटेंट है इसको आप बार बार रिवाइज करते हो। ठीक है? पास्ट ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे आपने कोई भी टॉपिक अगर पढ़ा है ना जयंत, इफ एनी टॉपिक यू आर रीडिंग, उस टॉपिक में से पास्ट ईयर क्वेश्चन यूपीएससी ने क्या पूछे हैं वो आपको पता होने चाहिए। वंस यू लुक अप टू देम, देन यू विल बी एबल टू डिसाइड कि इसमें से कौन सा पॉइंट, कौन से फैक्ट मुझे मेमोराइज करने हैं। ठीक है? 2013 ऑनवर्ड्स, पीवाईक्यू 2013 ऑनवर्ड्स आपको देखने चाहिए। ठीक है? चलो, ठीक है। ऑब्वियसली ये सब चीजें प्रोसेस में भी आपको समझ में आती जाएंगी। देखो, कुछ चीजें ना आप ऐसे समझ लो, ओरिएंटेशन में हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग यू सर्टेन वैल्यूज, और वैल्यूज जो आप इम्बाइब करते हो ना लाइफ में, वो रिफ्लेक्ट होती हैं आपकी हैबिट्स में। ठीक है ना? अगर किसी ने अगर मान लो कि ऑनेस्टी नहीं है, ऑनेस्टी एक वैल्यू है, अगर किसी में नहीं है तो वो उसके बिहेवियर में बार बार रिफ्लेक्ट होगी अलग अलग तरीके से। तो दिस इज लाइक अ वैल्यू विच आई एम गिविंग यू कि यार कंसोलिडेशन, फिल्ट्रेशन, क्या आपको याद है? वंस यू विल इम्बाइब दीज वैल्यू, जब आप पढ़ाई करोगे तो वो रिफ्लेक्ट होगी। आपको खुद लगेगा यार एक बार पढ़ के मजा नहीं आया, एक बार और पढ़ता हूं, है ना? इसको कंसोलिडेट करता हूं, थोड़ा मेमोराइज करता हूं, सर ने बताया था कि एक बार पढ़ के खुश नहीं होना है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें एक दो पॉइंट और है। एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, आंसर राइटिंग, वो भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखो, आंसर राइटिंग हैज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन कंसोलिडेशन। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, ग्रेजुएशन में आई एम नॉट श्योर आपने किया होगा या नहीं, ड्यूरिंग आवर स्कूल टाइम, स्कूल में ऐसा होता था कि अगर आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने किसी टॉपिक पे आपको एस्से याद करने को बोल दिया, लेट्स से, है ना, कि वुमेन एम्पावरमेंट पे ये एस्से है जो आपको याद करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ये एस्से है जो आपको याद करना है। आपको याद है स्कूल में हम कैसे याद करते थे? लिख लिख के। प्लीज टेल मी, क्या आपको याद है कि स्कूल में हम कैसे लिख लिख के याद करते थे? बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे जाते हैं एक बार, है ना? हम लर्निंग को भूल जाते हैं अपनी ग्रेजुएशन में, क्योंकि सबने ग्रेजुएशन में मस्ती की है अपनी, है ना? लर्निंग हम स्कूल में करते थे, तो उसी माइंडसेट में दोबारा आते हैं, है ना? तो द बेस्ट वे टू इंटरनलाइज एंड कंसोलिडेट एनीथिंग इज बाय राइटिंग, है ना? मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलता हूं, जो मैंने देखा है, अगर आपने कुछ भी अपने हाथ से एक बार लिख लिया ना, वो आपको परमानेंट मेमोरी में जाता है, इंटरनलाइज होता है। हाँ, काफी लोग फॉलो करते हैं, अभी भी करते होंगे, बहुत अच्छी हैबिट है। कंसोलिडेशन में आप नंबर 1 निकल के आएंगे। ठीक है? बोलते हैं ना कुछ लोग लिख लिख के याद करते हैं, कीवर्ड्स को लिखते जाते हैं। ठीक है? तो वंस यू राइट समथिंग, इट गोज इनटू योर परमानेंट मेमोरी। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर हम आंसर राइटिंग करेंगे, अब सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं मैं, है ना? एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं यूपीएससी सीएससी मेंस की जर्नी में, व्हाट पीपल थिंक
कि पहले मैं कंटेंट को पढ़ूंगा, आई विल रीड, सुनना, फर्स्ट स्टेज इज रीडिंग ऑफ द कंटेंट, सेकेंड स्टेज इज कंसोलिडेशन ऑफ द कंटेंट, आई विल रिवाइज, एक बार रीड करके तो मुझसे आंसर निकलेगा नहीं, देन आई विल रिवाइज एंड कंसोलिडेट, उसके बाद व्हेन द कंसोलिडेशन इज डन देन आई विल डू द आंसर राइटिंग, राइट, दिस इज द कॉमन थिंकिंग, ये कॉमन थिंकिंग है, इस चक्कर में 90% ऑफ द जनता आंसर राइटिंग स्टार्ट ही नहीं करती, क्योंकि यू फील कि वंस द कंसोलिडेशन इज डन ओनली आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द आंसर राइटिंग, नो, है ना, ड्यूरिंग द आंसर राइटिंग ओनली, इट इज द पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग द आंसर राइटिंग ओनली यू कंसोलिडेट द कंटेंट, है ना भाई, जब आप, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया स्कूल टाइम का कि आप लिख लिख के याद करते थे, यहां भी यही होगा, आप स्टार्टिंग में टूटी फूटी आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे, टूटी फूटी का मतलब नॉट द प्रॉपर वे, नॉट द आइडियल वे, बट यू विल ट्राई टू राइट वॉट एवर यू कैन रिकॉल, है ना, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे, यू विल स्ट्रगल इन द बिगिनिंग, है ना, इट इज इन दिस स्ट्रगल यू विल एंड अप कंसोलिडेटिंग योर होल कंटेंट, समझ में आया? तो यू डोंट स्टार्ट योर आंसर राइटिंग आफ्टर कंसोलिडेटिंग द कंटेंट, आता ही नहीं है वो कोई दिन, आप मुझे एक टॉपर दिखा दो जो ये बोले कि सर मैंने पहले सारा सिलेबस पूरा कर लिया, सब कुछ कंसोलिडेट करा, उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करी, तो आंसर राइटिंग is integral part of consolidation. Your consolidation will also happen through answer writing. याद रखोगे ये बात, तो रीडिंग में, फिल्ट्रेशन में, रिवीजन में एंड आंसर राइटिंग में जब हम ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे, समझ में आ रहा है, तब हमारा कंसोलिडेशन इंप्रूव होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर इसका मतलब तो आंसर राइटिंग हमें डे 1 से शुरू करनी चाहिए, है ना, ये भी अब बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं एक बार, और बहुत ही ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करूंगा, नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनीवन जो कि शायद मिसगाइड कर रहा हो। व्हेन वन शुड स्टार्ट द आंसर राइटिंग इन यूपीएससी सीएससी जर्नी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के टाइम में बन गया है, आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए, है ना। टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना और उसका मुझे आंसर बताना है आपको इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू 30 सेकंड फॉर दैट, है ना, 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, मैं क्वेश्चन यहां पे लिखा है, आपको उसका आंसर चैट बॉक्स में भेजना है मुझे। सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, स्टॉप वॉच चला लिया मैंने, प्लीज राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। नाउ प्लीज टेल मी दिस थिंग, 99% लोगों का एक ही डेफिनेशन दिख रहा है आपको, पॉवर्टी इज a situation when an individual is unable to fulfill his or her basic needs, right? सबका लगभग एक ही टाइप का आंसर है, isn't it? अब मुझे एक बात बताओ, अभी तो आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की, अभी तो आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं करी, फिर भी आपको तो पता है पॉवर्टी क्या है, ये टॉपिक है ना, जीएस 2 में भी है, जीएस 3 में भी है ना, और फिर कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन कैसे बनेगा, सबको ही तो आता है पॉवर्टी का मीनिंग, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये दिस इज अ मेंस क्वेश्चन, ठीक है, आप सब आंसर लिख सकते हो, ये तो फिर तैयारी क्या स्टार्ट करनी है, सीधा जाके फॉर्म भरते हैं, पेपर देते हैं, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखिए आप सभी whomsoever is giving the UPSC CSC examination, they are not at level 0, कोई भी लेवल 0 पे नहीं है ना, everybody has completed and will be completing their graduation in next 1 or 2 year। अब एक ग्रेजुएटेड पर्सन को बेसिक चीजें सारी आती होती हैं, बेसिक चीजें बिल्कुल, पॉवर्टी क्या होती है एटसेट्रा, है ना, उसे मैं बोलता हूं बेसिक कंटेंट, आपको खाली बेसिक कंटेंट आता है, इस बेसिक कंटेंट को लिख के तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, कोई डिफरेंशिएटर ही नहीं होगा ना, आपके आंसर में और जो बाकी लोग हैं उनके आंसर में कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है, जब तक कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं होगा तब तक एग्जामिनर आपको ज्यादा मार्क्स क्यों देगा, यू विल ओनली क्वालिफाई ओनली व्हेन यू विल राइट यूपीएससी लेवल कंटेंट, है ना, कि व्हेन इन दिस पॉवर्टी, व्हेन इन दिस मीनिंग ऑफ पॉवर्टी you will write the definition of World Bank, you will write the data of IMF, you will write कि इकोनॉमिक पॉवर्टी है, सोशल पॉवर्टी है, पॉलिटिकल पॉवर्टी है, मेंटल पॉवर्टी है, राइट, ओनली देन यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट और आंसर विद योर कॉम्पिटिटर, उसको बोलते हैं यूपीएससी लेवल ऑफ कंटेंट, है ना। तो माय सिंपल पॉइंट इज कि आप तभी आंसर राइटिंग करो जब आपके पास यूपीएससी लेवल कंटेंट हो,
मैं काफी इंस्टीट्यूट देखता हूँ वो फाउंडेशन कोर्स में आंसर राइटिंग के नाम पे क्या करते हैं, व्हाट दे डू, टीचर आएगा क्लास के अंदर, कोई टॉपिक पढ़ाएगा, उस टॉपिक के खत्म करने के बाद लास्ट में क्लास में क्या बोलेगा, ये टॉपिक हमने पढ़ा, ये क्वेश्चन है, अब आप ये घर से लिख के ले आना। आप मुझे बता दो कहीं भी और फाउंडेशन कोर्स में आंसर राइटिंग डिटेल में कोई करा रहा है क्या? नहीं। आप में से किसी ने फाउंडेशन कोर्स कहीं और किया है ना? साथी है इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट में देखता आया हूं पिछले 1-2 सालों में, जो बाकी जगह फाउंडेशन कोर्स करके आते हैं, वहां कुछ समझ नहीं आता, देन दे कम टू सारथी आईएएस, है ना? देखा है आपने, 2 पीपल स्टडी एस, राइट? कि जब तक आपके पास यूपीएससी लेवल कंटेंट नहीं है, तब तक देयर इज नो पॉइंट ऑफ आंसर राइटिंग, देयर इज नो पॉइंट ऑफ आंसर राइटिंग इन डे 1, है ना? आप खाली अपनी खुशी के लिए आंसर राइटिंग कर रहे हो, ठीक है? पहले थोड़ा कंटेंट तो बिल्ड कर लो, तो बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट एंड सर्टेन मेंटल कैपेसिटी टू इंटरलिंक द टॉपिक विद अदर थिंग्स। थोड़ी अच्छा लेवल ऑफ कंटेंट तो बिल्ड हो। आई एम नॉट सेइंग कि टॉप लेवल ऑफ कंटेंट के बाद ही आंसर राइटिंग करोगे, मिडिल पाथ। मैंने भी फाउंडेशन कोर्स किया है कहीं से अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, तो तभी मुझे ये लैकुनास पता है कि यार अब आंसर राइटिंग का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपने टॉपिक कंप्लीट किया, उस टॉपिक पे क्वेश्चन आपने लिख के बच्चों को बोल दिया घर से लिख लाना, इसका मॉडल आंसर मैंने आपको दे दिया। व्हाट वी विल डू एट सारथी आईएएस, जब आप एक बेसिक लेवल ऑफ कंटेंट खत्म कर लोगे, आपने अपना स्केड्यूल देखा होगा, जब फाउंडेशनल सब्जेक्ट पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद हम आपको मेंस लेवल ऑफ कंटेंट पढ़ाएंगे, है ना? पॉलिटी इज नॉट इक्वल टू जीएस2, दिस इज व्हाई सारथी आईएएस इज सो पॉपुलर। ये हमने एक्सपोज किया है। पॉलिटी इज नॉट इक्वल टू जीएस2, जीएस2 इज मच बिगर देन पॉलिटी, ठीक है? तो पहले हम पॉलिटी का बेस बिल्ड करेंगे, फिर हम आपको जीएस2 पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको करवाएंगे लाइव आंसर राइटिंग। सबसे पहले हमारा होगा राइट स्मार्ट, ये सुना होगा आपने, आई एम श्योर, इसको मैं जल्दी से आगे बढ़ाऊंगा। राइट स्मार्ट में शिविन सर आपको पीवाईक्यू बेस्ड आंसर राइटिंग कराएंगे। मेंस के जितने भी पीवाईक्यू थीम्स हैं पिछले 10 साल हो गए, दैट वी विल पिक अप इन द लाइव सेशन, एक्सक्लूसिव आंसर राइटिंग सेशन होगा। ऐसे नहीं कि कंटेंट पढ़ाने आए, एक क्वेश्चन दे दिया, आपको बोल दिया आप लिखो, नो, देयर विल बी सेपरेट सेशन, है ना, जिसे हम राइट स्मार्ट बोलते हैं। वहां पे आप पीवाईक्यू बेस्ड आंसर राइटिंग करेंगे। देन इन द नेक्स्ट स्टेज आप न्यू क्वेश्चंस पे आंसर राइटिंग करेंगे, जिन्हें बोलते हैं हम लॉज, लाइव आंसर राइटिंग सेशन, जो कि मैं लेता हूं, है ना? लाइव आंसर राइटिंग सेशन आई विल टेक एंड राइट स्मार्ट शिविन सर विल टेक, ठीक है? समझ में आया? एंड राइट स्मार्ट एथिक्स और एसे के मुदित सर लेते हैं, ठीक है? तो मोर देन 200 क्वेश्चंस यू विल राइट विद अस इन द लाइव सेशन, है ना? हम लिखेंगे, टाइमर चलेगा, आप हमारे सामने लिखोगे, ठीक है? चलो, तो डे 1 से नहीं करनी है आंसर राइटिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब एक बेसिक लेवल ऑफ कंटेंट बिल्ड हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट। यही बातें लिखी है मैंने यहाँ पे, है ना, कि हाउ वी विल अप्रोच आंसर राइटिंग। यही बताया मैंने आपको, पहले बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, फिर मेंस का कुछ कंटेंट आपको देंगे, मेंस लेवल कंटेंट। खाली पॉलिटी बेसिक पढ़ के आप जीएस2 के अच्छे आंसर नहीं लिख सकते। देन उसके बाद पीवाईक्यू बेस्ड आंसर राइटिंग करेंगे राइट स्मार्ट में, देन लाइव आंसर राइटिंग, न्यू क्वेश्चन पे आंसर लिखेंगे लॉज में, ठीक है? चलो, एक लास्ट की एडवाइस रिगार्डिंग आंसर राइटिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आंसर राइटिंग इन्वॉल्व, द होल प्रोसेस ऑफ आंसर राइटिंग इन्वॉल्व 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट होते हैं, एक साइकोलॉजिकल और एक फिजिकल। साइकोलॉजिकल इज थिंकिंग, कोई भी क्वेश्चन आया आप उसके बारे में सोचते हैं, जैसे अभी आपने पावर्टी का आंसर करा, पहले आपने सोचा होगा, द साइकोलॉजिकल पार्ट, द थिंकिंग पार्ट। एंड द सेकंड एस्पेक्ट इज फिजिकल, द राइटिंग पार्ट, जहां पे आपने कमेंट टाइप किया होगा, राइट? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप अपने आप से ही समझो, इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था या ज्यादा मुश्किल क्या था? इन जनरल इन दोनों में से ज्यादा मुश्किल क्या होता होगा? ये तो आसान क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। बट इन जनरल प्लीज टेल मी, साइकोलॉजिकल पार्ट या फिजिकल पार्ट, ज्यादा पार्ट क्या मुश्किल है? विच इज द मोर क्रिटिकल पार्ट? थिंकिंग, इजंट इट? मेक सेंस टू यू, है ना? बिल्कुल, क्योंकि फिजिकल एस्पेक्ट तो हो ही जाएगा ना, वो तो हाथ चलाना है, चल ही जाएगा। तो अगेन फोकस मोर ऑन द फर्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज थिंकिंग पार्ट, है ना? जितना बेटर आप क्वालिटेटिवली सोच पाएंगे, जितना कंटेंट आपका कंसोलिडेट होगा, उतना ही बेटर आप आंसर सोच पाओगे। लिख तो हम लेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स कम टू द ओरिजिनल थिंग। हम क्या पढ़ रहे थे आज की क्लास में? देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर। द फर्स्ट बिगेस्ट डिफरेंशिएटर, जो कि डिटेल में मुझे आपको बताना था, वो है कंसोलिडेशन। ये हमने डन कर दिया। अब बात करते हैं जो कि इजी पार्ट है, राइट स्ट्रैटेजी एंड 1 शेयर ऑफ लक, ठीक है? चलें आगे। राइट स्ट्रैटेजी, नाउ प्लीज लिसन टू मी।
ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द राइट स्ट्रैटेजी। हमने सेशन जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपकी एक प्रॉब्लम भी डिस्कस की थी कि हाउ द यूपीएससी लैंडस्केप हैज चेंज इन लास्ट 10 ईयर, है ना। मेरे टाइम पे प्रॉब्लम होती थी ड्यूरिंग माय टाइम 10 इयर्स बैक, द चैलेंज वाज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। आपके टाइम में क्या चैलेंज है? प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, देयर आर टू मच इंफॉर्मेशन, टू मच स्ट्रैटेजी, है ना। तो व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी, है ना। देखिए इस एग्जामिनेशन में मेहनत तो हर कोई कर रहा है। मैंने एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन देखा था यूट्यूब पे जो मैं आपको बताता हूँ, समवेयर बोरोड फ्रॉम समवेयर एल्स, है ना। एक एंथ्रोपोलॉजिकल चैनल है, वहां पे मैंने इलस्ट्रेशन देखा था। तो समवेयर कोई मॉडर्न साइंटिस्ट, मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसी एंशियंट ट्राइबल कम्युनिटी के विलेज में चला जाता है। एंशियंट ट्राइबल विलेज, दे आर नॉट अवेयर अबाउट एनी ऑफ द मॉडर्न प्रोडक्ट, जो सिंपल बेसिक चीजें भी हम मॉडर्न लाइफ में यूज करते हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, है ना। उनके साथ एक इंटरेक्शन मैंने एक वीडियो में देखा था जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। तो वो क्या बोलते हैं, दैट एंथ्रोपोलॉजिकल साइंटिस्ट वाज ऑफरिंग वाटर इन अ बॉटल, सिंपल बॉटल, है ना। वो जो ट्राइबल पीपल है उनके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए वो उन्हें सिंपल वाटर बॉटल ऑफर कर रहा होता है, बिकॉज ट्राइबल पीपल वर थर्स्टी, है ना, दे वांटेड टू क्विंच देयर थर्स्ट। तो जब उसने वाटर बॉटल ऑफर करी तो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज, तो जो ट्राइबल पीपल थे दे वर नॉट अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द बॉटल। उन्हें दिख रहा था कि उस बॉटल के अंदर वाटर है। दे न्यू कि समवेयर अगर हम इस वाटर तक पहुंच गए तो वी विल बी एबल टू क्विंच आवर थर्स्ट। बट टू ओपन द बॉटल व्हाट दे वर डूइंग, they were trying to snatch the bottle cap from the bottle like this way, है ना, ऐसे ओपन कर रहे थे उसको, है ना। they were not aware about the simple strategy कि अगर आप बॉटल को ऐसे सिंपल रोल करके ओपन करोगे तो कैप उसका ओपन हो जाएगा, राइट, लाइक दिस, एंड देन यू कैन ड्रिंक दी वाटर। इसका मीनिंग क्या हुआ? एफर्ट तो ट्राइबल पीपल ने भी बहुत डाली, बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन है ना। एफर्ट तो ट्राइबल पीपल ने भी बहुत डाली, बट दे वर नॉट अवेयर अबाउट द राइट स्ट्रैटेजी, दैट इज व्हाई दे कुडंट सक्सीड। इसका मीनिंग क्या है? राइट स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंस तो बहुत है। मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पे देता हूं। आप में से काफी सारे लोगों ने देखा होगा पिछले 5-7 सालों में, है ना, एक ऐसा एस्पिरेंट जिसकी फैमिली में किसी ने रिसेंटली एग्जाम क्रैक किया है ना। आप इंस्टाग्राम भी फॉलो करते हैं, यू नो, है ना, कि बहुत सारे टॉपर्स हैं जिनके सिबलिंग्स ने एग्जाम क्रैक किया है पिछले 5-7 सालों में। एन एस्पिरेंट विद अ फैमिली मेंबर हु हैज रिसेंटली क्लियर द एग्जाम, दे हैव एन एडवांटेज, इजंट इट? क्या एडवांटेज है उनके पास? उनका सिबलिंग एग्जाम तो नहीं लिखने जा रहा, उनके पेरेंट्स एग्जाम तो नहीं लिखने जा रहे, है ना, और कोई बैकएंड सेटिंग भी नहीं है कि पेपर पता लग जा रहा है। डोंट हैव दिस काइंड ऑफ रबिश थॉट इन योर माइंड। क्या एडवांटेज है? दे हैव अ मेंटर एट देयर होम, दे हैव अ मेंटर एट देयर होम। समझ में आया? यू नीड अ मेंटर इन दिस प्रिपरेशन, ऑफिशियली और अनऑफिशियली, ठीक है। ऑफिशियली का क्या मीनिंग होता है? आपने कोई प्रोफेशनल मेंटर है आपके पास, जैसे मैं आपका मेंटर हूं, है ना। Like fundamentally you have paid to Sarthi IAS so that we have a responsibility, legal responsibility to mentor you, professional responsibility to mentor you। मैं, शिविन सर, मुदित सर, सजल सर, दिस इज योर ऑफिशियल मेंटर, या फिर अनऑफिशियल समवेयर एट योर होम इन योर पर्सनल स्पेस। तो भाई मेंटर तो पकड़ के रखो, मेंटर ही आपको राइट स्ट्रैटेजी बताएगा, उसको आप फॉलो करो। एक और तरीका होता है जो कि फुलिश वे है, यू कैन बी योर ओन मेंटर। भाई ऐसा भी तो हो सकता है आप अपनी गलतियों से सीखो, आप 3-4 साल लगाओ प्रिपरेशन में, देन यू विल लर्न। आपको खुद नजर आएगा कि यार मैंने ये गलती करी, आप अपने मेंटर खुद बन जाओगे। बट इतना टाइम क्यों लगाना है? ठीक है, समझ में आया? तो प्लीज स्टिक टू द स्ट्रैटेजीज जो हम आपको बता रहे हैं। कुछ स्ट्रैटेजी देखो, हमने ओरिएंटेशन सेशन लिए, दिस इज द 4th ओरिएंटेशन सेशन। आपका पहला जो क्लास है, कंटेंट क्लास, वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है ना। हम क्यों मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे? इट वुड हैव बीन रियली इजियर फॉर अस ना, कि हम क्या करते, एक इंटरेक्शन शुरू में करते और उसके बाद ज्योग्राफी टीचर को भेजते कि मैम आप ज्योग्राफी पढ़ा लो, हमारे तो आसान है काम। व्हाई वी आर डूइंग दिस हार्ड वर्क? ठीक है ना, वी आर डूइंग दिस हार्ड वर्क बिकॉज वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट स्ट्रैटेजी। आई वांट टू एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट कि कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है, बाकियों की तरह गलती मत करना, ठीक है। डन। तो प्लीज लिसन टू योर मेंटर्स, राइट स्ट्रैटेजीज फॉलो करो, तभी आपकी जर्नी आसान हो पाएगी, है ना। मेंटोरशिप के लिए, हाँ देखो, मेंटोरशिप में एक तो ये जैसे सेशन मैं आपके साथ ले रहा हूं, वी विल कीप ऑन हैविंग दीस काइंड ऑफ इंटरेक्शन ऑन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट इन द फ्यूचर एज वेल। शिविन सर भी आपके साथ और सेशन लेंगे, पीवाईक्यू को कैसे यूज करना है, आंसर कैसे सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने हैं, सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी सेशन कंसर्न फैकल्टी लेंगे,
है ना। जैसे फॉर एग्जांपल पल्लवी मैम विल टेक ज्योग्राफी ओरिएंटेशन सेशन ऑन 3rd of November at 4:30 PM। तो अगर आप ज्योग्राफी पहला सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी सेशन पल्लवी मैम विल टेल यू। ठीक है, इसके बाद जनरल स्ट्रैटेजी जैसे मैंने बताया, मैं, मुदित सर, सजल सर एंड शिविन सर विल टेक जनरल स्ट्रैटेजी सेशन। इसके बाद जो जूम सेशन है, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप में से दो कैटेगरी हैं। देयर आर सम स्टूडेंट जिन्होंने ग्रुप मेंटरशिप ऑप्ट की है एंड देयर आर सर्टेन जिन्होंने 1-to-1 मेंटरशिप ऑप्ट की है। ठीक है, ग्रुप मेंटरशिप में क्या ऐसा अर्थ है इसमें कि समवेयर 40 स्टूडेंट का हम ग्रुप बनाएंगे और जूम पे मेंटर के साथ आपका सेशन होगा, है ना। योर ग्रुप्स विल बी क्रिएटेड, मैंने यहां पे डेट डाल दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ग्रुप्स विल बी क्रिएटेड बाय 15th of November। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अदरवाइज स्टार्टिंग में आप मेंटर से बहुत ही ऐसे डाउट्स पूछते हैं जो टीचर आपको क्लास में बताने वाला है ना। तो यू गेट स्टेबलाइज विद द प्रोग्राम, आपकी एक लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, देन फ्रॉम 15th of November योर ग्रुप्स विल बी क्रिएटेड and you will get mentorship session as well। all the details you will get, don't worry। ठीक है, और जितने लोगों को 1-on-1 मेंटरशिप सेशन है उनका भी मेंटरशिप सेशन इन 10 डेज स्टार्ट हो जाएगा, आपको मेंटर एलोकेट हो जाएगा। डोंट बी इन एनी फोमो, कोई फोमो में मत रहो, आपने जो चूज किया है स्टिक टू दैट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार, देखो सिंपल सी बात है कि कौन क्या अफोर्ड कर सकता है ना। अगर आपको लगता है कि यार 1-on-1 मेंटरशिप मुझे चाहिए, मुझे एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस चाहिए, तो देन यू कैन टेक फाउंडेशन प्लस। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेंटर तो ग्रुप में भी बता देगा मुझे, मैं बाकी बच्चों के डाउट से भी सीखूंगा, ठीक है, तो आप ग्रुप मेंटरशिप से स्टिक कीजिए। ठीक है, फोमो में आने की जरूरत नहीं होती, आप अपने हिसाब से चीजें डिसाइड करते हैं लाइफ में। ठीक है, चलो डन। अब आते हैं थर्ड कंपोनेंट पे। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट कंपोनेंट, द थर्ड डिफरेंशिएटर, वंस शेयर ऑफ लक। फिलोसफिकल डिस्कशन है ये। नाउ प्लीज टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट लक plays a determinant role in your UPSC CSC journey? Please tell me, देखते हैं आप क्या सोचते हैं। What do you think about this? मैं अपने थॉट शेयर करता हूं, आपने अपने थॉट शेयर करें, मैं अपना थॉट शेयर करता हूं, है ना। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जर्नी के साथ, है ना। एंड जर्नी इज नॉट जस्ट अबाउट यूपीएससी सीएससी जर्नी, लाइफ में और भी चीजें चलती हैं पैदल एक इंसान की। आई एम 35 year old now, तो आई हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड योर करियर, योर पर्सनल लाइफ एज वेल। तो वेदर लक इज इंपॉर्टेंट और नॉट, पहले थोड़ा डिफाइन करते हैं कि हम लक बोलते किस चीज को है। लक अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते आए हैं। आई हैड फिलोसफी ऑप्शनल एज वेल, मैंने एक इंटरव्यू फिलोसफी ऑप्शनल से दिया था, मतलब वंस आई हैड क्रैक्ड द मेंस एग्जामिनेशन विद फिलोसफी ऑप्शनल एंड देन आई स्विच्ड माय ऑप्शनल टू पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। एक बार मेंस मैंने पीएसआईआर से क्रैक किया था। तो यूटिलाइजिंग ऑल दैट एकेडमिक नॉलेज, मैंने क्या देखा है, लक को लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। कुछ लोग इसको कर्मा बोलते हैं, फ्यू पीपल बिलीव इन दिस थिंग कि आपके जो पास्ट लाइफ के कार्मिक इंप्रेशन है, दैट इज डिसाइडिंग व्हाट यू विल गेट इन दिस लाइफ। कुछ लोग इस चीज को बिलीव करते हैं। कुछ लोग डेस्टिनी बोलते हैं इसे, कि सब कुछ लिखा है, लिखा होगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं होगा, डेस्टिनी है। ठीक है, जो थोड़े साइंटिफिक है वो बोलते हैं चांस, चांस की बात है, तो थोड़ी चीजें लाइफ में रैंडमली हैं। ठीक है ना, कभी किसी का हो जाएगा, कभी किसी का नहीं होगा, चांस है बिल्कुल। ठीक है, इसमें जो थोड़ी और साइंस लगाते हैं लोग चांस वाली कैटेगरी में, जो एक्सट्रीमली साइंटिफिक हैं, वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी है। वो चांस को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, है ना, कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। एसेंशियली मैं कैसे डिफाइन करता हूं, हाउ आई डिफाइन, आई से इट इज एन एलिमेंट इन योर सक्सेस विच यू कांट कंट्रोल, आपके हाथ में नहीं है। कर्मा भाई पिछली लाइफ में होगा, अगर पिछली लाइफ एग्जिस्ट करती है, मेरे कंट्रोल में तो नहीं है ना। डेस्टिनी मैंने तो नहीं लिखी, मेरे कंट्रोल में तो नहीं है ना। चांस प्रोबेबिलिटी अगेन मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। दिस इज एन एलिमेंट विच यू कांट कंट्रोल, सिंपली दिस इज हाउ आई डिफाइन इट, है ना। अब देखते हैं, अब पहले तो मैं उनके लिए बोलूंगा मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं आपकी यूपीएससी सीएससी जर्नी में, है ना, जो मैंने देखा है काफी लोगों के साथ होता है। एक बात बताना मुझे, है ना, इंटरव्यू चल रहा है आपका यूपीएससी सीएससी का, है ना। इंटरव्यू पैनल जो होता है उसमें देयर आर 5 पीपल,
उन 5 पीपल में से एक पर्सन यूपीएससी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का पार्ट होता है, who take the decision on your final marks, है ना, and that person is interviewing, है ना, somewhere 25 to 30 people on daily basis, है ना, 25 to 30 people on daily basis, वैरी कर सकता है थोड़ा, मतलब 25-30 का 20 भी हो सकता है, बट इस लेवल का इंटरेक्शन उसका डेली चल रहा है। अब आप समझना, आपका मॉर्निंग सेशन में या आफ्टरनून सेशन में लास्ट इंटरव्यू है, सुनना मेरी बात, सुबह से वो 20 लोगों का इंटरव्यू ले चुका है, 20 people, and all of them were classy from the top institutions of the country, wonderful communication, wonderful motivation, clarity of thought, crazy clarity है, ठीक है। तो 20 लोग आपसे पहले इस टाइप के सुबह से वो इंटरव्यू ले चुके हैं और आप आफ्टरनून में लास्ट इंटरव्यू देने चाहते हैं, और मैं कहता हूं आपकी पर्सनालिटी एवरेज है। अब आपको क्या लगता है, वो जितने 20 लोगों से सुबह इंटरेक्ट कर चुका है, क्या आपको वो एवरेज मार्क्स देने वाला है? बिलो एवरेज मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अरे वो सुबह से दे चुका है ना, बना चुका वो दिन के 10-12 आईएएस ऑफिसर, तो 20 में से 10 को तो बना ही दिया होगा। अब आपकी एवरेज पर्सनालिटी दिखेगी, वो इंटरव्यू 30 मिनट की जगह 15 मिनट में ही खत्म कर दे, यार बोरिंग पर्सन है, आगे बढ़ो, बिलो एवरेज दो, है ना। अब इसमें आपकी क्या गलती थी? प्लीज टेल मी हाउ इट वाज योर फॉल्ट। ये तो आपके कंट्रोल में ही नहीं है ना, है ना, कि 20 लोग कौन है वो, आपने तो कोई गलती नहीं करी पर आपको बिलो एवरेज मार्क्स मिले, है ना। सेम कैन हैपन इन मेंस एग्जाम। मान लो आपकी एथिक्स की कॉपी चेक हो रही है, जो इवैल्यूएटर कॉपी चेक कर रहा है, लेट से 5 पेपर चेक करता है वो दिन में, और आपका 5th पेपर है इन अ डे, और जो उसने शुरू में 4 पेपर इवैल्यूएट करे हैं वो हैं रैंक 1 2 3 4 के, और सबको उसने 140 150 मार्क्स दिए हैं, और आपकी 5th कॉपी आई, आपने भी डिसेंट लिखा था, समवेयर 100 110 मार्क्स वाला आपने भी आंसर राइटिंग करी थी। अब आपको क्या लगता है, आपको 100 110 नंबर मिलेंगे? प्लीज टेल मी। सुबह से वो इतनी सारी कॉपीज देख चुका है, 4 कॉपीज उसने चेक करी आपसे पहले, वो रैंक 1 2 3 4 की थी, उसे आदत हो गई यार, तो टॉप लेवल ऑफ कंटेंट देखने की आदत हो गई सुबह से। अब आपकी 5th कॉपी आई, जरा थोड़ी टूटी फूटी आंसर राइटिंग थी, क्या लगता है आपको 100 110 मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको 50 दे देगा, पर 10-12 नंबर का तो नुकसान हो ही जाएगा ना। ड्यू टू एक्सपेक्टेशन इट विल गो डाउन, इजंट इट? अब बताओ मुझे, कौन कह रहा है कि लक का कोई रोल नहीं है या चांस का कोई रोल नहीं है? लक को मैंने डिफाइन किया अभी, एसेंशियली अ वेरिएबल विच यू कांट कंट्रोल। कैन यू कंट्रोल दिस थिंग? जो पेपर आपका इवैल्यूएट करने आ रहा है उसका मूड भी तो खराब हो सकता है या नहीं हो सकता? आपका मूड सेम रहता है डेली बेसिस पे? प्लीज टेल मी, एज अ पर्सन, क्या आपका मूड सेम रहता है डेली बेसिस पे? मान लो जो इवैल्यूएट करने आ रहा है समवेयर 50-year-old पर्सन है, वो सुबह घर से निकल रहा था, उसकी यंगर डॉटर और सन ने उससे लड़ाई कर ली किसी बात पे, आज उसका मूड खराब है। कल कॉपी थी, उसका मूड बहुत अच्छा था, आज जब वो कॉपी चेक करना है थोड़ा मूड खराब है उसका, थोड़ी नींद ज्यादा आ रही है आज। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। Simply just one thing I want to communicate from all these examples, that there are certain variable which are not in your control, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब अगर ऐसा है तो हाउ वी आर सपोज टू रिस्पॉन्स टू दिस थिंग। देखिए आपकी जो सक्सेस इक्वेशन होते हैं, सक्सेस इज एन इक्वेशन, उसमें देर आर मल्टीपल वेरिएबल, है ना। जैसे ऐसे इक्वेशन होते हैं ना, x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, देर आर मल्टीपल वेरिएबल। आप हार्डवर्क कितना करते हैं, आप इंटेलिजेंट कितने हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना। एक्सेप्ट लक, ऑल अदर वेरिएबल आर इन योर कंट्रोल। लक एक ऐसा वेरिएबल है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो लेकिन आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि यार सक्सेस मिले, ये ए बी सी की वैल्यू क्या है इट डजंट मैटर, एक्स की वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाए। तो योर फोकस शुड बी सिंपल, वैसे तो सेइंग है, कंट्रोल व्हाट इज कंट्रोलेबल, धोनी अप्रोच, ठीक है ना। कंट्रोल व्हाट इज कंट्रोलेबल टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, डू दैट लेवल ऑफ हार्डवर्क, दैट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, दैट लेवल ऑफ डिलीवरी, कि अगर लक साथ ना भी हो, कहीं पे हमें 20 25 30 नंबर का नुकसान भी हो जाए, तब भी हमने उस लेवल का कंटेंट लिख रखा है, उस लेवल की प्रिपरेशन कर रखी है कि रैंक आ जाए। समझ में आया? हैव द फेथ एंड डिटर्मिनेशन दैट अदर वेरिएबल विल फॉल इनटू प्लेस। हर बार तो वो वेरिएबल आपके
फेवर में ना हो ऐसा नहीं हो सकता, कभी तो वो वेरिएबल आपके फेवर में होगा, है ना, जो अनकंट्रोलेबल है। समझ में आया? अब देखो, अब एक लास्ट थिंग, मैंने पिछले 10-12 सालों में ये चीज ऑब्जर्व करी है कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन, किस टाइप के लोग इस एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, यही शेयर कर रहा हूं मैं आज आपसे, है ना। मुझे एक बात बताना, जब मैं प्रिपरेशन करने आया था तो मुझे भी कहीं हद तक ये लगता था ये गलती थी। आज भी मैं कई बार राजेंद्र नगर निकल जाता हूं अकेला, मास्क लगा के देखता हूं यहाँ पे चाय की टपरी पे बच्चे क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या लगता है इस प्रिपरेशन में, द पर्सन हु इज हैविंग मैक्सिमम नॉलेज, that person will crack the examination, that person is controlling the controlled variables in a best possible way, कि जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है वो एग्जाम क्रैक कर लेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी थिंक, हम अपनी नॉलेज दिखाते हैं अलग अलग लोकेशन में, स्पेशली स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा मजा आता है हमें ये चीज करने में, है ना। बट प्लीज टेल मी, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो पीएचडी करने वाले एग्जाम क्रैक कर रहे होते, इजंट इट? जो लोग पीएचडी कर रहे हैं वो एग्जाम क्रैक कर रहे होते ना, या फिर जिनका 5th और 6th अटेम्प्ट है ना। देखो मैंने भी 6 अटेम्प्ट दिए हैं, एंड मैं हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता हूं अपनी लाइफ में। आपको ना मार्केट में, यूपीएससी सीसी मार्केट में सबसे ज्यादा नॉलेज जिनके पास है वो 5th 6th अटेम्प्ट वाले दिखेंगे। मैक्सिमम नॉलेज से एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है यार, नहीं हो रहा है मैक्सिमम नॉलेज से एग्जाम क्रैक, है ना। देयर इज अ वे टू इट, ऐसा कुछ नहीं कि एवरीथिंग अंडर द सन यू हैव टू स्टडी, दिस इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग। सेकंड चीज, एक मैंने दूसरी कैटेगरी के लोग देखे, इनको मैं बोलता हूं फिलोसोफर्स, लव फॉर नॉलेज। फिलोसोफर आर नॉट क्रैकिंग द एग्जाम, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस थिंग, है ना। दे हैव लव फॉर नॉलेज, दे आर हियर टू गैदर द नॉलेज, कि मजा आ रहा है, नॉलेज हो रही है, नहीं भाई, नॉलेज में अगर मजा आता है आप पीएचडी करें, है ना, आप मास्टर्स करने कहीं पे चले जाएं, है ना, यहां पे आप आईएएस बनने आए हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग, है ना। आई डू लॉट ऑफ डिस्कशन अराउंड दिस थॉट, है ना, बट अभी यहां पे आते हैं। सेकंड, मैंने जो देखा है, कुछ लोग क्या सोचते हैं, वेरी इमोशनल, है ना, इन लोगों का आईक्यू बहुत हाई है, ईक्यू लो है, जिनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है बट वो समझ नहीं रहे कि एग्जाम के लिए क्या रिक्वायर्ड है ना। देयर आर सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर हाई ऑन इमोशंस, व्हाट दे थिंक कि द पर्सन हु हैज राइट इंटेंशन टू सर्व द पीपल, द पर्सन हु हैज राइट इंटेंशन टू सर्व द पीपल, दे हैज द मैक्सिमम चांस टू क्रैक द एग्जाम, है ना। बताओ मुझे, लगता है कुछ लोगों को ऐसा, I'll do the service to the nation because I want to do the service to the nation, I want to work for the poor, that is why I should become an IAS, then I have the maximum chance to crack this examination, है ना। एक बात बताना, देखो सब लोग मैच्योर हो रहे हो आजकल, मुझे लगता है मैच्योरिटी और जल्दी आती है ना। समवेयर मेरी जनरेशन को आई बिलीव की जो बात 25 साल की उम्र में समझ आती होगी, आप लोग शायद 20 साल की उम्र में समझ जाते हो, है ना। मुझे एक बात बताना, अगर ऐसा है कि द पर्सन हु हैज द हाईएस्ट इंटेंशन टू सर्व द कम्युनिटी, टू सर्व द पीपल, अगर ऐसा है तो यार अभी इंडिया का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में रैंक इतना खराब क्यों है? व्हाई देयर इज सो मच करप्शन इन इंडिया? आप डेली बेसिस पे आप केसेस सुनते हैं ना, अभी कोई यंगर आईएएस ऑफिसर ने करप्शन करा, अभी पंजाब के डीआईजी करप्शन केस में फंस गए, ठीक है। ऐसा है तो भाई ये गवर्नेंस पुअर क्यों है इंडिया में? इंडिया में गवर्नेंस पुअर है या नहीं है? डोंट कम विद दिस माइंडसेट कि सब कुछ अच्छा है इस देश में, ठीक है। सब कुछ अच्छा नहीं है इसलिए आप आईएएस बनना चाहते सो दैट सब कुछ अच्छा किया जा सके, राइट। आप अगर मुस सीसेट, सीसेट का अभी डिस्कशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। राम मोहन पांडे सर विल टीच सीसेट इन योर कोर्स, बट राइट नाउ इट इज नॉट द प्रायोरिटी, ठीक है। आगे करेंगे ना, अभी फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वेदर यू वांट टू सर्व द नेशन और नॉट, ये मैटर तो नहीं करेगा आपकी यूपीएससी सीएससी सक्सेस में। वेदर यू विल बिकम अ गुड सिविल सर्वेंट और नॉट, वहां मैटर करेगा, है ना। बट यूपीएससी सीएससी की सक्सेस के लिए मैटर नहीं करता। तो ये दो बातें तो अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो, क्या चीज फिर मैटर करती है जो मैंने देखा है इस एग्जाम को क्रैक करने में? यू नीड टू बिकम अ गुड स्टूडेंट, सिंपल, सिंपल है बिल्कुल। ये एग्जाम है एकेडमिक एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम है ये,
है ना। आप में से काफी लोगों ने आई बिलीव कि अपने ग्रेजुएशन में या स्कूल में टॉपर्स को देखा होगा, जो सीट में सबसे आगे बैठते थे, है ना, क्लासरूम में सबसे आगे बैठे होते थे। दीज आर द पीपल हु अटेंड द क्लासेस डेली, who write the content daily, who study the content daily, who make the notes, जो लगातार मेहनत कर सकता है, a diligent student, है ना, they have the highest chances to crack this examination, है ना। और आप पहले अच्छे स्टूडेंट रहे हैं या नहीं रहे हैं, इट डजंट मैटर, हिस्ट्री डजंट मैटर हियर, बियॉन्ड एन एक्सटेंट थोड़ा बहुत तो मैटर करता ही है। व्हाट मैटर्स इज कि अगले 2 से 3 साल के लिए कैन यू बिकम दैट गुड स्टूडेंट, कैन यू स्टडी कॉन्टिन्यूसली, क्या आप वो इंसान बन सकते हैं जिसे आप गीक बोलते हैं आज तक। अंडरस्टूड। तो भाई पढ़ाई करो, इमोशनली ये चीजों को मत सोचो, है ना, कि मेरा तो मैं तो 10 घंटे पढ़ रहा हूं तो मेरा तो सिलेक्शन होना ही है। नहीं, अगर आप कंसोलिडेट नहीं कर रहे तो नहीं होना है, ठीक है। इफ योर स्ट्रैटेजी इज पुअर, ठीक है ना, इफ यू आर चूजिंग द पुअर मटेरियल, कर लो आप 5 साल हार्डवर्क, नहीं होना, खाली हार्डवर्क से नहीं होना। यही पॉइंट सिखाने आया था मैं आपको, ठीक है। डन, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, टेक केयर।